नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है, साझेदारी को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, साझेदारी को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। तो चलिए पहले इसकी हम परिभाषा को देखते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के संबंध से है जो किसी वैध व्यवसाय को करने एवं लाभ हानि को बांटने पर सहमत हुए हों। इसमें व्यवसाय का संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा या सबकी ओर से या प्रत्येक साझेदार के एजेंट के द्वारा हो सकता है। प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता। और इसमें एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि असीमित दायित्व, इसमें सबका असीमित दायित्व होता है, लेकिन अगर कोई नाबालिग या अवयस्क है तो उसका सीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व नहीं। अब हम इसके तत्वों की बात करते हैं। जिसके नीचे अंडरलाइन है वो केवल इसके तत्व हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है इसका तत्व, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना यानी साझेदारी के व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, किंतु अधिकतम व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जो है अधिनियम में कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 है, जो कंपनी अधिनियम में कहा गया है कि किसी साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है, लेकिन बैंकिंग व्यवसाय में जो है कम से कम 10 ही मानी गई है। और फिर इसका दूसरा तत्व कहता है व्यक्तियों के बीच के संबंध, व्यक्तियों के बीच का संबंध यानी अनुबंध, जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो, यानी साझेदारी के लिए अनुबंध आवश्यक होता है, क्योंकि साझेदारी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार साझेदारों का संबंध अनुबंध द्वारा ही उत्पन्न होता है, स्थिति द्वारा नहीं। और अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कभी कभी विवादास्पद बात हो जाती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अनुबंध का लिखित होना जरूरी होता है। अगर लिखित होगा तो उस बात से बचा जा सकता है या उस हानि से बचा जा सकता है जो भविष्य में होने वाली हो। इसके बाद में हम तीसरे तत्व को पढ़ते हैं, किसी वैध व्यवसाय को करना। वैध व्यवसाय यानी साझेदारी किसी वैध व्यवसाय के लिए ही की जाती है। व्यवसाय के अंतर्गत सभी कार्य आते हैं, वे सभी कार्य आते हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हों, जिन्हें राजनियम या कानून के द्वारा क्रियान्वित किया जा सके, जिन्हें प्रवर्तीय किया जा सके, जिन्हें बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ उनसे लाभ भी प्राप्त होता हो, जैसे कि व्यापार, पेशा, उद्योग, वाणिज्य इत्यादि। अब बढ़ते हैं चौथे लक्षण या तत्व की ओर, है लाभ हानि को बांटना, यानी लाभ का बंटवारा या हानि का बंटवारा। इसमें कैसे होगा कि साझेदारी का मुख्य उद्देश्य एक वैध व्यवसाय के द्वारा लाभ कमाकर उसे साझेदारों के बीच वितरित करना होता है। अतः कोई ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना हो बल्कि दूसरे का भला करना हो, तो साझेदारी का व्यवसाय वह साझेदारी का व्यवसाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाभ का वितरण ही साझेदारों के बीच पूर्व निश्चित अनुपात में ही किया जाता है। और इसके बाद में है पांचवा लक्षण या तत्व, व्यवसाय का संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा या सबकी ओर से। तो व्यवसाय का जो व्यापार का संचालन या व्यवसाय का संचालन साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार के लिए आवश्यक नहीं है, जो वह प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में भाग ले या अपनी सक्रिय भूमिका प्रदान करे। अगर कोई साझेदार बाहर रहता है तो वह सभी साझेदारों की अनुमति से अपना एक व्यक्ति या अपना एजेंट वहां पर भेज सकता है। तो इसीलिए वह उसके स्थान पर वह सभी कार्य करेगा जो वह करता है, एजेंट के रूप में और प्रधान के रूप में, दोनों साथ ही साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तत्व की ओर। लिखा है प्रत्येक साझेदार एजेंट के द्वारा हो सकता है, यानी प्रत्येक साझेदार जो व्यक्ति बाहर रह रहा है वह अपने व्यक्ति को जब व्यक्ति को वहाँ भेजता है उस फर्म में, उन व्यक्तियों के पास, तो वह जो व्यक्ति भेजा जाता है वह प्रधान के रूप में वहाँ आता है। ऐसा जो व्यक्तिगत रूप से जो पहले पूर्व साझेदार था, सेम उसके जैसे उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों होंगे। फिर है प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता। इसमें क्या होता है कि साझेदारी में जिसका असीमित दायित्व होता है वही केवल पूंजी लगाता है, और जिसका सीमित दायित्व होता है वह पूंजी नहीं लगाता है। सीमित दायित्व वाला व्यक्ति वही होगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होगी, जो नाबालिग होगा वो उसकी पूंजी नहीं लगाई जाती है। असीमित दायित्व का अर्थ होता है कि
यदि साझेदारों की ऋणों को चुकाने के लिए जो फर्म की संपत्तियां जब कम पड़ने लगती हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो असीमित दायित्व रखने वाले साझेदार होते हैं, उनकी संपत्ति से उतना उतना बराबर बराबर अनुपात लेकर उनके ऋणों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद में बढ़ते हैं 8वें तत्व की ओर। इसमें लिखा है, इसमें केवल व्यक्ति ही साझेदार होता है। मतलब साझेदारी फर्म में केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, कोई अन्य साझेदारी फर्म या संस्था नहीं। केवल जो व्यक्तियों के बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, वही केवल उसके भागीदार होते हैं। फिर लिखा है, अस्तित्व अलग अलग नहीं होता, यानी इसका जो अस्तित्व है साझेदारी का साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी साझेदारों पर आधारित होती है। वह किसी साझेदार के फर्म से अलग या पागल, जब कोई साझेदार पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि साझेदारी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो लोगों में बराबर बराबर अनुपात में लाभ और हानि का बंटवारा करके उसको बंद कर दिया जाता है। धन्यवाद।